हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे और हर पैराग्राफ में से जो जो क्वेश्चन बनते हैं और जो जो बन सकते हैं मतलब उन सभी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। मतलब कि इस एनसीईआरटी की इस लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, मे भी पॉसिबल वैसा क्वेश्चन बन जाए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शॉर्ट होंगी थोड़ी, पर हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोज़ होंगी, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द proposed by Whittaker 1969 within the suggestion of 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi and Animalia Plantae. In this chapter we will deal in detail with further classification within the kingdom Plantae, properly known as the plant kingdom. पिछले वाले चैप्टर जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। ये क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है नीट के अंदर कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने। कब के थे वो? 1969 के थे, ठीक है। और क्या क्या आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे और एनिमेलिया। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट किंगडम के ऊपर पढ़ेंगे, मतलब प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले चैप्टर में हमने वो देख ही लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मतलब पिछले चैप्टर जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद प्लांटे के बारे में इस चैप्टर में, और आगे वाले चैप्टर में एनिमल किंगडम के बारे में दी हुई हैं। We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. हमें ये मतलब ये क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेकर वो समय के साथ साथ चेंज हुई है। फंजाई और जो मेंबर हैं अदर फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा having cell walls have now been excluded from Plantae through earlier classification place them to the same kingdom, ठीक है। तो जो फंजाई है और मेंबर हैं मोनेरा के और प्रोटिस्टा के जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है प्लांटे से अर्लियर क्लासिफिकेशन के द्वारा और प्लेस कर दिया गया है सेम किंगडम के अंदर। So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore, ठीक है। In this तो जो साइनोबैक्टीरिया था जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे मानते थे, तो अब वो एल्गे नहीं रहा है, ठीक है। उसको एल्गे में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। In this chapter we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm और एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम एल्गे पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो प्लांट किंगडम के अंडर कंट्रोल मतलब अंडर में आते हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के अंडर जो आते हैं वो कौन से? एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। Let us look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्म के अंदर समझने के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम को। The early system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो जो पुराना सिस्टम था, अर्लीस्ट जो सिस्टम था है ना, उसके अंदर क्लासिफिकेशन किस लिए यूज़ किया जाता था? ओनली बाहर की मॉर्फोलॉजी देखकर, बाहर के कैरेक्टर देख के, कलर देखकर, हैबिट देख के, नंबर देख के और लीव्स के नंबर देख के और शेप देख के क्लासीफाई कर देते थे कि इसमें भी ये भी पिंक कलर का फ्लावर है, ये भी पिंक कलर का फ्लावर है, तो इनको एक साथ रख दो, एक ही फाइलम में रख दो, ठीक है। तो ऐसे पुराने टाइम पे ऐसे सुपरफिशियल मतलब कि बाहरी और ऊपर से जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखकर क्लासिफिकेशन किया जाता था। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है नीट के अंदर कि अर्लीस्ट सिस्टम में क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता था? तो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स, ठीक है। ये चारों चीज़ें याद रखनी, हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ठीक है। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द
एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे, है ना। जो दिखाई दे रहे हैं वो तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और किस पे? एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, जो किसने दिए थे? लीनियस ने। तो लीनियस ने कौन से स्ट्रक्चर दिए थे? एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, दे separated the closely related species since they were based on a few characteristics। तो ये जो सिस्टम थे ना, किस पे बेस्ड थे? ये सिस्टम क्या थे? आर्टिफिशियल सिस्टम थे, जो सेपरेट करते थे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी। मतलब कि भले ही कोई स्पीशीज वाइट कलर की और पिंक कलर की, जैसे रोज़ है, अब रोज़ वाइट कलर की भी होते हैं और पिंक कलर की भी होते हैं, पर इसमें इस किंगडम, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो रोज़, दोनों रोज़ को अलग अलग फैमिली में रख दिया, है ना, अलग अलग फाइलम में रख दिया। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी वो तो बहुत ज़्यादा, पर उसको हमने अलग ही डिवाइड कर दिया, अलग अलग जगह पर रख दिया, तो ये इसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम हो जाती थी। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम have the artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual characteristics। मतलब कि उसके इंटरनल और आउटर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उनको ये जो सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, ये इक्वल वेटेज देता था। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल since we know that often the vegetative characteristics are more easily affected by the environment। तो जब तक कि ये सिस्टम जैसा चलता रहा तब तक हमें ये पता नहीं था कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत इजीली अफेक्ट हो जाती है इन्वायरमेंट से, और जब हमें पता चला तो फिर आगे इसको दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। तो फर्स्ट कौन सा था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच were based on natural affinities among the organism and consider। तो इसके अगेंस्ट में, आर्टिफिशियल सिस्टम के अगेंस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, जो बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ जो होती हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, और कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल feature but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry। ठीक है, तो जो नेचुरल सिस्टम आया, तो नेचुरल सिस्टम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड नहीं था, नेचुरल सिस्टम जो था वो इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी बेस्ड था ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि क्या था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी पे बेस्ड था, एम्ब्रियोलॉजी पे बेस्ड था, है ना, फाइटोकेमिस्ट्री जो होती है ना, उसके ऊपर बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पर बेस्ड था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और फाइटोकेमिस्ट्री, है ना, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन नीट 2024 और एनी अदर नीट एग्जामिनेशन में चीज़ भी पूछी जा सकती है कि जो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन के द्वारा। ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ हुकर। किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, दो नाम याद रखने साइंटिस्ट के, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। It present phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। तो अभी के टाइम पे कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है फेमस है, एक्सेप्टेबल है?
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभी के टाइम पे कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो है एक्सेप्टेबल है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो फेमस है, ठीक है। बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, की ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, ये इवॉल्व कैसे हुए, है ना, कैसे किससे कौन इवॉल्व हुआ, तो वो उसकी एंसेस्टर्स होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको एक उसमें रखा गया है कि भाई जैसे ऐसा माना जाता है कि कोई सा पेड़ इस वाले दूसरे पेड़ से का एंसेस्टर रहा होगा, तो उन दोनों ट्रीज को जो है वो एक ही क्लास में, फाइलम में, किंगडम में इसे क्लासीफाई किया गया है, एक साथ रखा गया है, ठीक है। दिस अस्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि ये जो मैंने बताया कि जो सेम टेक्सा से, सेम टेक्सोनोमी से बिलोंग करते हैं उनका सेम एंसेस्टर होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। अब हम बहुत सारे सोर्स से हेल्प लेंगे कि हम क्लासिफिकेशन को जानने के लिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। दीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं है इसका, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी which is now easily carried out using computer is based on all observable characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are being processed. In this way, each character is given equal to the data are then processed. In this way, each character is given equal importance at the same time hundreds of characters can be considered. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होती है, या फिर स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कौन सी टेक्सोनोमी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कंप्यूटर के द्वारा ली जाती है सबसे पहले तो, और इस कंप्यूटर के अंदर जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक हमें मिले हैं प्लांट्स के और दूसरे ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, तो उन सभी, अभी हम बात करते हैं, मान लेते हैं प्लांट्स की, प्लांट किंगडम में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के जितने भी हमें कैरेक्टर्स मिले हैं अभी तक उनको नंबर के साथ साथ लिख रखा है, और उस पूरी जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है उसको हर कैरेक्टर को नंबर के साथ लिख रखा है, ठीक है। और उसको डाटा को उन्होंने कंप्यूटर के अंदर वो कर रखा है, सेव कर रखा है और प्रिजर्व कर रखा है, ठीक है। तो सभी जो कैरेक्टर है उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर जो है वो अभी तक कंसिडर किए गए हैं। अब साइटोटेक्सोनोमी के बारे में पढ़ेंगे। साइटोटेक्सोनोमी क्या होती है? डेट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, ठीक है। सेल की साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब सेल के अंदर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेल की क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर एंड, ठीक है। तो साइटोटेक्सोनोमी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो साइटोटेक्सोनोमी किस पर बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, जिसके अंदर क्या हो सकते हैं? क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, इन सब के बारे में ये बताती है, ठीक है। और फिर कीमोटेक्सोनोमी दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन देयर आर ऑल्सो यूज इन टेक्सोनोमिस्ट इन दीज डेज। तो ये जो कीमोटेक्सोनोमी से वर्ड से पता चल रहा है, कीमो मतलब केमिकल रिलेटेड होगा और टेक्सोनोमी, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं प्लांट के, उससे रिलेटेड है टेक्सोनोमी। तो ये वाली टेक्सोनोमी जो है ये अभी ज़्यादा यूज़ में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरा एलगे पढ़ेंगे।